हे गाइस, आज की ये वीडियो एनआईओएस क्लास 12 के उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आखिर जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है वो किस तरीके का आता है, उसका पूरा फॉर्मेट क्या होता है, उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करके आना है। ये सभी बातें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा हिंदी का जो पेपर होता है वो टोटल हमारा 100 मार्क्स का आता है और 3 घंटे का इसका हमें टाइम दिया जाता है इसका पूरा सॉल्व करने के लिए। हमें क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमें अपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चन को, और कौन कौन से खंड को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको 3 खंड में बांटा गया है। पहला खंड होता है हमारा खंड का, दूसरा खंड होता है हमारा खंड खा, तीसरा खंड होता है हमारा गा। जो हमारा खंड का होता है उसके जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को हमें हल करना अनिवार्य होता है। मतलब हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन को स्किप कर दें। खंड खा और खंड गा जो है हमारा, उसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है कि हम सिर्फ उसमें से केवल एक को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक खंड के प्रश्न के उत्तर देने हैं। खंड खा और खंड गा में से सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही खंड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो खंड का है उसका सबसे पहला जो प्रश्न है वो किस तरीके से पूछा गया है। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। हमें यहाँ पे 2 काव्यांश दिए गए हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। पहला काव्यांश हमारा ये है और दूसरा हमें अथवा में दिया गया है। अथवा का मतलब होता है हमारे पास ऑप्शन है कि चाहे हम पहले वाला कर लें चाहे हम दूसरे वाला कर लें, और दूसरा हमारा ये वाला है। साप्रसंग व्याख्या होती क्या है, उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसकी डीपली वीडियो जो हमारी ऑलरेडी आ रखी है। चाहो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, साप्रसंग व्याख्या हमें किस तरीके से करनी है इस वाली वीडियो में ये बताया गया है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफली में बता देती हूँ कि हमें साप्रसंग व्याख्या करनी कैसे होती है। साप्रसंग व्याख्या करने के लिए हमें पहले 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब भी हम साप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हमें प्रसंग लिखना होता है। दूसरा पॉइंट हमें लिखना होता है व्याख्या का। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमें लिखना होता है विशेष का। विशेष के अंदर क्या लिखते हैं, व्याख्या के अंदर क्या लिखते हैं और प्रसंग के अंदर क्या लिखते हैं ये बता देती हूँ। प्रसंग के अंदर हमें ये लिखना होता है कि जो हमारा ये पूरा काव्यांश है वो कौन से पाठ से लिया गया है, यानी कौन सी कविता से लिया गया है और आखिर इसके कवि कौन है, ये हमें किसके अंदर लिखना होता है, ये हमें प्रसंग में लिखना होता है, यानी हमें पहले वाले पॉइंट में लिखना होता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा व्याख्या का होता है उसके अंदर हमें लिखना होता है जो भी हमारा पूरा काव्यांश है इसकी जो मतलब निकल के आ रहा है, इसकी जो पूरी हिंदी है अपनी भाषा में हमें पूरा व्याख्या के अंदर उसको एक्सप्लेन करना होता है। विशेष के अंदर हमें ये लिखना होता है जो हमारा पूरा काव्यांश है उसके अंदर कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन से रसों का प्रयोग करा गया है, कौन सी भाषा है इसके अंदर, कौन से छंद है, ये सारी बातें जो पूरे हमारा ग्रामर पार्ट जो होता है इस काव्यांश के अंदर जो भी हमें पता चल रहा है वो सारी चीज़ हम विशेष के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना साप्रसंग व्याख्या को सॉल्व करते हो एग्जाम के अंदर तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रश्न उत्तर होते हैं। थर्ड भी हमारा उसी तरीके से प्रश्न उत्तर है। जो हमारा खंड का है हमारा उसकी पूरी डीपली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं बुक के अंदर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सभी क्वेश्चन आंसर को मैंने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। इस वीडियो को आप देख लेना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो हमारा व्याकरण वाला जो पार्ट होता है, जो हमारा व्याकरण का जो क्वेश्चन आता है, चाहे हमारा शुद्ध अशुद्ध हो गया या हमारा रचना के आधार पर भेद हो गया, ये सारी चीज़ें आखिर हमें किस तरीके से सॉल्व करनी है अगर ये आता है तो। क्योंकि व्याकरण एक ऐसी चीज़ है उसको आप रट नहीं सकते जब तक आप व्याकरण को समझोगे नहीं आखिर उसके वो वहाँ पर ये चीज़ क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए पहले आपको उस चीज़ को, उसके लॉजिक को समझना होगा, जब जाके ही आप अपना जो व्याकरण वाला जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हम देखते हैं व्याकरण के अंदर हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होता क्या है और कौन कौन से हमारे प्रमुख जो विराम चिन्ह है उनको कैसे प्रयोग करा जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाए, एक सेंटेंस दे दिया जाए, उसके अंदर बोला जाए आपसे कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह है या एक विराम चिन्ह लगा के इसको आंसर को पूरा कीजिए, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको विराम चिन्ह का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं या कोई चीज़ अगर हम लिख रहे हैं,
अगर उस जगह पे हमें रुकना है तो वहाँ अगर हमें वहाँ पे विश्राम लेना, जैसे कि मैं अगर कोई बात बोल रही हूँ, एक पूरा सेंटेंस मेरा जब कंप्लीट होता है तो मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। उस रुकने की स्थिति में जो चिन्ह का प्रयोग करा जाता है वो चिन्ह सारे हमारे क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए लिखने में कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं। अब जब हम बोल रहे हैं किसी से, जब किसी भी चिन्ह को दिखा नहीं सकते हैं किसी को, बट जब हम उस चीज़ को लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो अब जहाँ पे हमें रुकना है, जिस जगह पे हम बोलते समय रुक रहे हैं, लिखते समय उस जगह पे हम कुछ संकेत चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और जब इसको हम लिखित भाषा में जब इन सभी विराम चिन्ह को प्रयोग करते हैं तो जो हमारी भाषा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण बन जाती है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आती है, अधिक स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बन जाती है। ठीक है, वो अच्छी दिखने लग जाती है। कुछ यहाँ पे प्रमुख विराम चिन्ह है, पहले हम देखते हैं कि आखिर हमारे कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। सबसे पहला है हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई सेंटेंस जब कंप्लीट होता है, देखो यहाँ पे कितने सारे पूर्ण विराम लग रखे हैं, ये सारे हमारे क्या है, पूर्ण विराम है। जब एक पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो रही है तो इस तरीके का हमारा पूरा क्या लगता है, हमारा पूर्ण विराम लगता है, यानी फुल स्टॉप लगता है। प्रश्न सूचक हमारा किस तरीके का होता है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। इससे क्या पता चलता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं तो उस जगह पर हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। विस्मय सूचक या संबोधक, विस्मय सूचक या संबोधक हमारा किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का बनाते हैं। विस्मय का मतलब होता है जब हम आश्चर्य होते हैं, यानी शॉक्ड हो जाते हैं, उस जगह पे ऐसे चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। अल्प विराम हमारा किस तरीके का होता है, इस तरीके का, कोमा टाइप में। अर्ध विराम हमारा होता है इस तरीके से, आप देख सकते हो अर्ध विराम जो होता है। रेखिका निर्देशक चिन्ह हमारा होता है जिसको हम डैश भी कहते हैं। ठीक है, उपविराम या अपूर्ण विराम हमारा होता है ऐसा। ठीक है, आपको साइन पता होने चाहिए कि हमारे सारे विराम चिन्ह है वो किस किस तरीके से दिखते हैं, ताकि आपके एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन चिन्हों का प्रयोग कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले हम पूर्ण विराम का प्रयोग करना सीखते हैं कि पूर्ण विराम को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बता रखा है हमारा विस्मय दिवाचक तथा प्रश्नवाचक जितने भी हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम आश्चर्य हों और जहाँ पे हम किसी चीज़ का अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, उन सभी वाक्यों को छोड़कर जितने भी अगर हम वाक्य बोल रहे हैं उनके समाप्त में, मतलब उनके एंडिंग में हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जो हमारा इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें। शराब शरीर और आत्मा का नाश करती है। ठीक है, अब पूरा हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारा लग गया पूर्ण विराम। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर लगा एक कलंक है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होते ही हमारा क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। इस तरीके से हमारा फुल स्टॉप लगता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में जो हमारे इनडायरेक्ट जितने भी प्रश्न होते हैं, जैसे तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, उस जगह पे भी जब हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, छंद जितने भी हमारे होते हैं या काव्य जो होते हैं हमारे, उनके एंडिंग में भी हमारे आप देखोगे जितने भी हमारे छंद वगैरह दोहा होते हैं उसका एंडिंग में इस तरीके का प्रयोग किया गया होता है। आप बुक में देख सकते हो, चाहे हमारे कबीर के दोहे हो गए, रैदास के दोहे हो गए, छंद हो गए, इन सभी के छंदों या दोहों में इस तरीके के विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है, यानी हमारा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा प्रश्न सूचक। जैसे मैंने बताया प्रश्न सूचक हमारा क्वेश्चन मार्क वाला होता है। जैसे आपको क्या चाहिए, यानी हम यहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम किसी से कोई भी सवाल पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्रश्न सूचक का, यानी अपने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। सेकंड क्या है हमारा, क्या कोई तारे गिन सकता है, यानी हमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। संदेह या अनिश्चय की स्थिति में यह चिन्ह कोष्टक में प्रयोग होता है, यानी जब हमें किसी चीज़ पर संदेह हो, हम किसी चीज़ को लेकर पूरी तरीके से निश्चय ना हो, अनिश्चय हो, यानी हमें पूरी तरीके से उस चीज़ की जानकारी ना हो, पूरी तरीके से उस बारे में हमें पता ना हो, जब भी क्या होता है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है हमारा। ठीक है, जैसे जमाखोर व्यक्ति ईमानदार भी होते हैं। ठीक है, हम अभी इसके लिए श्योर नहीं है, यानी कंफर्म नहीं है, हमें ये पूरी बात अच्छी तरीके से पता नहीं है। ठीक है, हमें इसको लेकर संदेह है। जो जमाखोर व्यक्ति होते हैं, यानी जो कौन है,
ईमानदार नहीं होते हैं, लालची जो व्यक्ति होते हैं वो क्या ईमानदार भी होते हैं, हम यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। जनता की दृष्टि में सभी नेता नेक होते हैं। तो इस तरीके की जगहों पर हमारा क्या लगता है, प्रश्न सूचक लगता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना तीसरा हमारा क्या है, विस्मय सूचक या संबोधक। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा विस्मय सूचक जो होता है वो हमारा इस तरीके का दिखता है। वो कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हम आश्चर्य की बात करते हैं, जहाँ पे हम कहीं ऐसी सेंटेंस बोल रहे हो जहाँ पे हम शॉक्ड हो, है ना, आश्चर्य हो रहा हमें उसको देखकर, किसी चीज को देखकर, तो वहां पर हमारे उन वाक्यों के अंदर अंत में हमारा या बीच के अंदर कौन सा हमारा लगता है, विराम चिन्ह हमारा लगता है विस्मय सूचक। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वाह आप खूब हैं, आह कितना सुंदर मौसम है। ठीक है, आह वह काश नहीं, इन जगहों पे क्या लगता है, हमारा विस्मय सूचक जो हमारा विराम चिन्ह होता है इसका प्रयोग करा जाता है। ठीक है, आह वाह इन जगहों पर। ठीक है, संबोधन के लिए जैसे राम तुम अब पढ़ो, अध्यक्ष महोदय, इस जगहों पर हमारा क्या लगता है, विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है हमारा अल्प विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जो हमारा पूर्ण विराम जो होता है यानी फुल स्टॉप जो होता है उसका जो प्रयोग होता है हमारे एकदम सेंटेंस के एंड में होता है। ठीक है, पूर्ण विराम का। बट जो हमारा अल्प विराम होता है वो कहाँ लगता है, जबकि जो हमारा अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, यानी किसी भी सेंटेंस के बीच में। जैसे आप इसको देख सकते हो, जो हमारा ये पूरा सेंटेंस जा रही है पूरी एक लाइन, उसके एंड में हमारा पूर्ण विराम लगा रखा है, बट अल्प विराम को कहाँ, बीच में ही लगा रखा है। ठीक है, जहाँ पे हमारी आधा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया वहां पे ही अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अन्य विराम चिन्ह की अपेक्षा अल्प विराम का जो प्रयोग है बहुत अधिक होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। यहाँ पे जो हमारा अल्प विराम जो है कई जगहों पर प्रयोग किया जाता है। बता रखा है यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम अपने अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, उसके अंदर आप जैसे कोई चीज़ बता रहे हो, जैसे जहाँ पे हमारे सिमिलर वर्ड आ रहे हो, समान शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पे हमारा अल्प विराम लगता है। जैसे श्याम, राम, मोहन और गोपाल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बीच बीच में क्या लग गया, हमारा अल्प विराम लग गया। धनी, निर्धन, शहरी, देहाती, इस तरीके के। इसी तरीके से अगर हम किसी जगह पे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, आज मैंने क्या किया, जैसे आपकी मम्मी आपसे पूछते हैं आज आपने क्या करा, या आप किसी को चिट्ठी लिख रही हो आज मैंने ये करा, तो आप जो ये अपना काम बताओगे कि आज मैंने टीवी देखा और मैंने पढ़ाई करी, मैं यहाँ खेलने गया, मैं यहाँ घूमने गया, तो इन सभी के बीच में आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करोगे, अल्प विराम का प्रयोग करोगे। ठीक है, और अल्प विराम को हम कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे एक जगह बता रखा अभिवादन या समापन। जैसे हम कोई पत्र वगैरह लिखते हैं, जब हम वहाँ पे अभिवादन करते हैं, जैसे पूज्य चाचा जी, प्रिय मित्र, उन जगहों पे भी हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे भवदीय, तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरीके के जो हम पत्र में यूज करते हैं ना, तो उन जगहों पे भी हम क्या लगा सकते हैं, अल्प विराम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा फिफ्थ अर्ध विराम। अर्ध विराम हमारा इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या है, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कुछ कम की आवश्यकता हो, वहां पर हमारा अर्ध विराम होता है। ठीक है, जहाँ पे जैसे पूर्ण विराम हमारा एकदम एंड में लगता है, और जो हमारा अल्प विराम है वो मिड में लगता है, या हम किसी भी सिमिलर वर्ड को बोल रहे हो या अभिवादन कर रहे हो, उन जगहों पे हमारा अल्प विराम लगता है। लेकिन जो हमारा अर्ध विराम होता है वो कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हमारा पूर्ण विराम और जो अल्प विराम है उनसे कम रुकने की स्थिति हो, वहाँ पे हमारा अर्ध विराम लगता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है, डट कर परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। ठीक है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो इन जगहों पे हमारा क्या लग रहा है, हमारा अर्ध विराम लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, और बोला जाएगा इसके अंदर अर्ध विराम लगाओ या पूर्ण विराम लगाओ। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको पहले क्या कर लेना है, सभी जितने भी हमारे विराम चिन्ह है उनको याद कर लेना है, क्या उसका साइन होता है, किस तरीके का वो दिखता है, और कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। जो हमारा सिक्स्थ विराम चिन्ह है वो क्या है, हमारा रेखिका निर्देशक चिन्ह। जो हमारा रेखिका निर्देशक चिन्ह होता है वो हमारा डैश, जिसको हम कहते हैं इस तरीके का, जो हमारा रेखिका निर्देशक चिन्ह है
वो कहाँ लगता है, निर्देशक चिन्ह जो है हमारा, उसका प्रयोग आगे आने वाले विवरण संकेतित करने के लिए होता है। यानी जो हम आगे की जो बात बताने वाले हैं उसको संकेत देने के लिए हम इस तरीके का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल देते हैं, हम बोलते हैं ना जैसे, जैसे के आगे हम बहुत कुछ लिखते हैं, तो उन जैसे के आगे हम क्या लगा देते हैं, इस तरीके का रेखिका निर्देशक चिन्ह या लगा देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डैश भी कहते हैं। हमारे कॉलेज में निम्नलिखित प्राध्यापक हैं, ठीक है, तो हम जब लगाएंगे तो कौन कौन से निम्नलिखित हम बताएंगे इसके नीचे, तो हम उसके लिए पहले डैश का प्रयोग करेंगे। जैसे सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, ठीक है, सर्वनाम के 4 भेद हैं, तो हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संवाद में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। राम, भाई, भरत, तुम अयोध्या लौट जाओ, ठीक है, अभी इसके बीच में हमारा किसका चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हमारा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए भी हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हमारा रेखिका निर्देशक जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, क्या कहा, हम उसको बताएंगे, उसको हाईलाइट करने के लिए हम इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जो उसने कहा फिर आगे वो लिख देंगे। कल विद्यालय में अवकाश है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, डैश लगा के सुभाष चंद्र बोस जी। इस तरीके से हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 6 हमारे विराम चिन्ह कंप्लीट हो गए। आगे का विराम चिन्ह हमारा क्या है, उप विराम या अपूर्ण विराम, ठीक है, 7वां है हमारा ये। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है, यानी जब हम किसी का शीर्षक बता रहे हो, यानी किसी का हम उसकी हेडिंग बता रहे हो, शीर्षक बता रहे हो उस कहानी का, तो वहाँ पे हमारा कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, हमारा अपूर्ण विराम कह लो या उप विराम कह लो। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, प्रेमचंद, यहाँ पे हमारा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ अपूर्ण विराम। एक अध्ययन, ठीक है, हम प्रेमचंद का एक अध्ययन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस तरीके का क्या लगा देंगे, अपूर्ण विराम लगा देंगे। नई कहानी, इस तरीके का हम जहाँ पे हेडिंग आ रही हो हमारी, यानी शीर्षक का यूज हो रहा हो, उन जगहों पे हम अपूर्ण विराम को यूज करते हैं। जैसे उदाहरण देते समय इस तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से जितने टोटल हमारे 7 के 7 जितने भी विराम चिन्ह थे पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके जितने भी विराम चिन्ह मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। व्याकरण के अंदर हमारा हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है शुद्ध और अशुद्ध। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है जो पूरे तरीके से अशुद्ध होता है और बोला जाता है इसको शुद्ध कर कर लिखिए। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जो पूरी तरीके से गलत लिखा गया है, ठीक है, उसको आपको सही तरीके से यानी करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। हिंदी भाषा में एक समृद्ध और जटिल शब्दावली है जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों वाक्यों से भरी है। ऐसे कई शब्द हैं जिनके कई अर्थ हैं, जिससे वाक्य बनाते समय सही का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम कुछ सबसे सामान्य शुद्ध और अशुद्ध हिंदी वाक्यों का पता लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कई सारे उदाहरणों को देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हमारे कैसे होते हैं। शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, शुद्ध वाक्य उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर किसी भी तरीके की जो व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ यानी कोई भी मिस्टेक या गलती जो होती है वो उससे पूरी तरीके से मुक्त होता है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की गलती नहीं होती, उसी वाक्य को हम शुद्ध वाक्य कहते हैं। यानी उसको हम कहते हैं वो सही है एकदम, वो पूरा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस पूरी तरीके से जिसके अंदर व्याकरण की गलतियां हो, ठीक है, वो ठीक तरीके से नहीं लिखा गया हो, तो उसको हम अशुद्ध वाक्य कहते हैं। आगे हमारा आपके वाक्यों में शब्दार्थ की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे कुछ सुझाव हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सजेशन दे रखे हैं आपको, किसी को सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से वो जांच करे कि वो वाक्य जो शुद्ध है या नहीं है। सुनिश्चित करें कि जो पूरा वाक्य है वो प्रत्येक शब्द का एक विशेष उद्देश्य हो, यानी एक वाक्य के अंदर जितने भी शब्द का प्रयोग करा गया है सबका एक उद्देश्य निकल कर आ रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो वाक्य है पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। सेकंड है हमारा क्या है, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें, यानी जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म हो, जिन शब्दों का मतलब सही शब्दों का हमें चयन करना चाहिए। अपने शब्दों का चयन करते समय उन शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करें जिनका एक ही अर्थ हो, ठीक है। बहुत सारे अर्थ निकल के आ रहे होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमसे गलती हो सकती है। इसलिए हमें एक जिसका हमारा पूरे तरीके से अर्थ निकल के आ रहा हो, इसलिए स्पष्ट शब्द जो बिल्कुल सही शब्दों उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करें। यदि आप किसी विशिष्ट चीज़ या अवधारणा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सही शब्द का प्रयोग करना सुनिश्चित करें, या आप जो कहना चाह रहे हैं उसके बारे में किसी भी गलतफहमी को रोकेंगे,
ठीक है, क्योंकि अगर हम सही शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे गलतफहमी हो सकती है। अर्थों से अवगत रहें, यानी हमें अर्थों का पता होना चाहिए। अगर हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, हम यूं ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत भी हो जाएगा। ठीक है, हमें पता ही नहीं है जब इस शब्द का मतलब क्या है, तो शब्द का जब मतलब नहीं पता होगा तो हमारा पूरा जो वाक्य है, सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें शब्दों का अर्थ पता होना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, जैसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, इस तरफ आपको शुद्ध वाक्य दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 10 लड़की पढ़ रही है। बोलने में ही आपको सही नहीं लग रहा है। आप जब इसको शुद्ध करोगे तो कैसे शुद्ध करोगे, आप इसको 10 लड़कियां पढ़ रही हैं। अब इस सेंटेंस को बोलो और इस सेंटेंस को बोलो, दोनों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। 10 लड़की पढ़ रही हैं या 10 लड़कियां पढ़ रही हैं। यहाँ पे 10 लड़की यानी लड़की तो एक लड़की की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जब 10 बोल दिया गया है, काफ़ी सारी लड़कियां, यानी यहाँ पे 10 यानी कई सारी लड़कियां हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 लड़कियां लगाएंगे, ना कि हम 10 लड़की लगाएंगे। ठीक है, श्याम ने मुझे आगरा दिखाई। आगरा दिखाया होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, हमने ये चीज़ देखा या उसने मुझे ये दिखाया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे शुद्ध करते समय, श्याम ने मुझे आगरा दिखाया। आगे हमारा तीसरा, लता बड़ा मीठा गाता है। अब लता एक लड़की है तो यहाँ पे गाता नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लता बड़ा मीठा गाती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग बोलते समय यहाँ पे जैसे लड़की का अगर कोई सेंटेंस बोले, लता बोल रहे हैं, लेकिन एंड में क्या लगा रहे हैं, ता लगा रहे हैं। तो ता तो लड़कों के लिए प्रयोग होता है ना, ती हमारा लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए लता मीठा गाती है। अगर यहाँ पे होता कि सूरज बड़ा मीठा गाता है तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म होता, बट यहाँ पे एक लड़की यानी लता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गाती है। ये सारी चीज़ जो है हमारी व्याकरण में पढ़ाई जाती हैं, इसलिए व्याकरण अगर सही होगी तो हम शब्दों का चयन सही कर सकते हैं और इससे कोई भी वाक्य जो है वो गलत नहीं होगा, यानी अशुद्ध नहीं होगा। सभी वाक्य क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर गलत क्या है, अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और आपको उसको करेक्ट फॉर्म लिखनी होती है। ये बहुत ही इजी होता है, इसको लिखना बहुत आसान होता है। जैसे आपको मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए, जैसे मैंने हंस पड़ा। मैंने, ये कैसा सेंटेंस है ना, मैं हंस पड़ा होगा ना, मैं हंस पड़ा यानी सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना, मेरे को घर जाना नहीं, मुझे घर जाना है। यमुना के अंदर पानी भरा है, यमुना में पानी भरा है। इस तरीके के कुछ जो वाक्य हैं आपको दिए जाएंगे, आपको उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस पूरी पीडीएफ को आप इजीली पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मेरे ऑलरेडी जो वीडियो आ रखी है उसके अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उसको भी आप इस पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हो। वो सभी क्वेश्चन आंसर मैंने इसी पीडीएफ में सॉल्व कर रखे हैं, इसलिए आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है पीडीएफ का, उसको आप क्लिक करना और इसको रीड आउट करना। आपका हिंदी का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि हमें वाक्य के अंदर कोई भेद दे रखे हैं, वो भेद क्या है, वो कौन सा भेद है, उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। हमारे जो रचना के आधार पर जो भेद हैं वो 3 तरीके के भेद हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा साधारण वाक्य, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य, तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, ये 3 जो है हमारे रचना के आधार पर जो वाक्य आते हैं हमारे, उसके भेद हैं, हमारे 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये 3 है। जो हमारा साधारण वाक्य होता है वो क्या होता है, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य हम कहते हैं, जिसके अंदर केवल एक ही क्रिया हो रही हो और जो सिंपल लैंग्वेज में एकदम सीधा हमारा पूरा एक ही बार में सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसके अंदर और, या, जब जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है और एक ही बार में हमारा पूरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऐसी जगह पे हमारा क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। तो आपसे एग्जाम के अंदर किस तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आपको कुछ मिश्र वाक्य दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इसको साधारण वाक्य में कन्वर्ट करिए, या ऐसा बोला जाएगा कि साधारण वाक्य दे दिया जाएगा, बोला जाएगा मिश्र में करिए या संयुक्त में करिए या संयुक्त से मिश्र में करिए, मिश्र से संयुक्त में करिए। किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई
सेंटेंस दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताओ उसके अंदर कौन सा भेद है, कौन सा रचना का आधार पर भेद है। तो आपको भेद जब ही पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि आखिर हमारा साधारण वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, हमारे मिश्र वाक्य कौन से होते हैं। तो साधारण वाक्य तो हमें पता चल गया, ऐसे वाक्य जिनके अंदर एक ही क्रिया हो रही हो और जो हमारी सिंपल हो, जिसके अंदर हमारे जब, जैसे, कहाँ, वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो, वो हमारे साधारण वाक्य होते हैं। और वगैरह का भी प्रयोग नहीं होता है इसके अंदर। बट जो हमारा संयुक्त वाक्य होता है, इसके अंदर क्या होता है, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और वहाँ पे क्या हो, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वह संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से पूरी तरीके से समुच्चय बोधक यानी पूरी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो दो सेंटेंस हैं, इसके अंदर दो सेंटेंस आएंगे, दो वाक्य आएंगे, वो पूरी तरीके से एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जुड़े हुए होंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य को इन शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे इसके अंदर बीच में क्या क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे और, पर, किंतु, परंतु आदि। ठीक है, ऐसे शब्द यूज होंगे इसके अंदर। बट ये शब्द हमारे जो है साधारण वाक्य के अंदर नहीं यूज होते हैं। जहाँ पे भी आपको और दिखे, पर दिखे, किंतु दिखे, परंतु आदि, तो समझ जाना वो सेंटेंस, वो वाक्य हमारा कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे आपको, प्रातः सूर्य उदय हुआ और पक्षी जो है चहचहाने लगी। और जो है हमारा क्या हो गया, उस पूरे वाक्य को, उसको जोड़ने वाला हमारा क्या बन गया, पूरा एक शब्द बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। उस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्या है, इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। ठीक है, और का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम, चोर कमरे में चोरी करता रहा और मैं सोता रहा, तुम आज आराम करो और कल घर चले जाना। तो इस तरीके से और, पर, किंतु, परंतु का सेंटेंस यानी वाक्यों के बीच में प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य आ जाएगा। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। उसी तरीके से जो हमारा मिश्र वाक्य होता है, वो क्या होता है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई है जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य जो है गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी जब हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, ठीक है, तो पहले हम रुकेंगे और जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर देंगे, यानी एक दूसरे पे डिपेंड होता है ये पूरा वाक्य जो है, जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर देंगे, यानी आश्रित वाक्य हम कह सकते हैं, एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है, ये डिपेंड है। जब तक हम दूसरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारा पहला वाला जो वाक्य है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, आश्रित है, यानी डिपेंड है उस पर। एग्जाम्पल में, नेहा ने कहा, नेहा ने क्या कहा, अगर आप इतना ही कह के रुक जाओगे तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा ये सेंटेंस। नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी। ठीक है, तो आपने देखा, तो जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारे पूरा जो वाक्य है कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जो हमारा पहला वाक्य है दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जो परिश्रम करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, जो हमारा पूरा ये वाला वाक्य जो है इस पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गया। जो परिश्रम करता है, आगे हमें बताना पड़ेगा कि आखिर क्या होगा इसका आगे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, मालिक ने कहा। अब इतना कह के आप रुक जाओगे तो सामने वाला बोलेगा आगे तो बोल, है ना, तो इसलिए कहा के आगे आपको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। अगर श्यामलाल कहते ही आप रुक जाओगे तो आपको सामने वाला पूछेगा आगे बताओ, तो इसलिए आपको पूरा वाक्य जो है पूरी तरीके से बोलना होगा। इस तरीके से जो होता है हमारा मिश्र वाक्य होता है, जो पूरी एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है, हमारा आश्रित होता है। अब हम क्या करते हैं, वाक्य रचनांतरण करते हैं, यानी हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य के अंदर हम इसको बदलेंगे, यानी चेंज करेंगे। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में अगर हम जब बदलते हैं, उसका जब परिवर्तन करते हैं हम, जैसे मिश्र से जब हम संयुक्त में बदलेंगे या संयुक्त से सरल में बदलेंगे, तो उस पूरे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वाक्य रचनांतरण कहलाता है। वो हमारा जो पूरा चेंजेस जो हो रहा है। तो हमारे जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा साधारण, संयुक्त और मिश्र। हमने देख लिया साधारण वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, हमारे मिश्र वाक्य क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम अपना साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे हम। ठीक है, जो हमारा हम इस तरफ हमारे साधारण वाक्य दे रखे हैं, उसका नाम संयुक्त वाक्य में उसको हम चेंज कर देंगे। साधारण जैसे बालक रो रो कर चुप हो गया। अब इसके अंदर और, पर, किंतु ऐसे शब्द का यूज नहीं हुआ है ना, ये हमारा पूरा साधारण वाक्य है।
अब जब हम इसको संयुक्त में बदलेंगे तो हमें यहाँ पर और, पर, परंतु, किंतु ये ऐसे शब्द को लगाना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कैसे बना दिया इसको संयुक्त में, बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक है, यहाँ पर और नहीं आया है, यहाँ पर और आ गया, यानी हमारा क्या बन गया, संयुक्त बन गया। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। ठीक है, सेकंड इसी तरीके से, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी हमारा पूरा एक लाइन में जा रहा है, एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट ऐसा हो रहा है, इसके अंदर और, किंतु, परंतु नहीं आया है। अब इसको जब संयुक्त में आप चेंज करोगे तो कैसे चेंज कर दोगे इसको, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु हमारा बीच में आ गया, यानी हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु, यहाँ पे हमारा परंतु आएगा, परंतु सहृदय रहो। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, यानी सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। तो और, परंतु, किंतु आपको उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये आप जब ही कर सकते हो जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप जितना हो सके इन सभी जितने भी मैंने उदाहरण दे रखे हैं उन सभी की प्रैक्टिस करो, खुद से वाक्य बनाओ, है ना, और खुद से चेंज करो। तो आप इसको एग्ज़ाम के अंदर आपका आता है तो आप इसको ईजिली चेंज कर सकते हो। अगर चेंज करने के लिए नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि अगर ये कौन सा हमारा वाक्य है, या हमारा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इस तरीके से भी आ सकता है। बट ये बहुत कम चांस होते हैं कि इस तरीके से आए, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि आपको कोई एक वाक्य दिया गया होता है और आपसे बोला जाता है कि इसको चेंज करिए। चाहे आपसे साधारण से मिश्र में बोला जाएगा, या साधारण से संयुक्त में, या संयुक्त से सरल में, या संयुक्त से मिश्र में, इस तरीके से किसी में भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं साधारण से अब जब हम मिश्र में कर रहे हैं। जब भी हम साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में जब परिवर्तन करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को, तो हमें क्या लगाना होता है उसके बीच में। जैसे जब हम संयुक्त में परिवर्तन कर रहे हैं साधारण नहीं सरल वाक्य को, जब हम वहां पे लगा रहे हैं किंतु, परंतु, और, है ना, ऐसे शब्द यूज करें। लेकिन जब हम साधारण से जब मिश्र में जब चेंज कर रहे हैं वाक्य को, जब हमें कौन से शब्द लगाने होंगे, जहां, जब, जिसने, जो, की, क्योंकि, ये सारे शब्द हमें लगाने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमें शब्द दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा अपना सेंटेंस बनाना होगा मिश्र वाक्य का। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वह सदा सुखी रहते हैं। अब हमने यहाँ पे जो लगा दिया तो हमारा ये मिश्र वाक्य बन गया, है ना, क्योंकि हम ऐसी तो बनाना है हमें ताकि हमारा मिश्र वाक्य में क्या होता है, हमारा आगे का सेंटेंस दूसरे वाले वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। जो वाक्य, जैसे जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, हमें आगे बताना पड़ेगा वह सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इस पर डिपेंड हो गया। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो इसलिए हमारा क्या बन गया, मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए हमारा एक शब्द हो गया। दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना हो। जो हमारा जिसमें होगा वो हमारा होगा क्या, उन पूरे सेंटेंस को जोड़ने वाला। ठीक है, ये हमारा आधा सेंटेंस है, इसका ये हमारा एक वाक्य है, दूसरा वाक्य इससे पूरी तरीके से डिपेंड हो गया। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। ठीक है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको ये इजीली समझ में आता चला जाएगा और आप इसको चेंज भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब आगे हमारा क्या है, संयुक्त से हमें अब साधारण में बदलना है। पहले हमने देखा था कि साधारण से हमें संयुक्त में बदलना था। अब हमें पता है संयुक्त में कैसे बीच में होगा और, किंतु, परंतु ये होगा। हमें उन शब्द को हटाकर हमें सिंपल यानी साधारण वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सभी लिख चुके हैं लेकिन सर्जिता अभी तक लिख रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर लेकिन शब्द का यूज हुआ है तो हमें इसको हटाकर हमें अपना साधारण वाक्य बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, सभी के लिख चुकने पर भी सर्जिता लिख रही है। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर लेकिन और किंतु ये यूज नहीं हुआ तो हमारा साधारण बन गया। ये निधि रात भर पढ़ती है
ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। तो हम इसको सिंपल वे में लिख देंगे। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। तो कितना सिंपल बन जा रहा है हमारा। तो इसी तरीके से हमें संयुक्त वाक्यों को सिंपल बनाते समय उसके अंदर जो भी शब्द जो ऐसे हैं जो एक पूरे वाक्य को जोड़ रहे हैं, उन शब्द को हमें हटा के सिंपल वाक्य में इसको लिख देना है। श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। ठीक है, इस तरीके से चेंज करना है। नेक्स्ट आगे हमारा क्या है, फोर्थ, संयुक्त वाक्य से हमें अब मिश्र में बदलना है। जैसे हमने साधारण से मिश्र में बदला था ना, उसी तरीके से अब हमें संयुक्त से मिश्र में बदलना है। जैसे हमने साधारण से मिश्र में बदलते समय इन शब्दों को ध्यान में रखा था और इन शब्दों को यूज करा था, उसी प्रकार जब हम संयुक्त से मिश्र में बदल रहे हैं, जब भी हमें इन्हीं शब्दों को क्या करना है, ध्यान में रखते हुए मिश्र वाक्य को बनाना है। जब संयुक्त वाक्य में जैसे हमारा क्या आएगा, वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि वह तेज दौड़ता तो क्या होता, आगे हमें बताना पड़ेगा ना, तो गाड़ी मिल जाती। तो अब हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा ये मिश्र वाक्य बन गया। मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। मेरी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। जब सभा समाप्त हुई, ठीक है, जब सभा समाप्त हुई तो क्या हो गया, सब चले गए। इस तरीके से हमें मिश्र वाक्यों को बनाना होता है। उसी तरीके से अब आता है हमारा मिश्र से अब हमें साधारण में बनाना है। यानी अब हमारा जो मिश्र वाक्य जो जिस तरीके से था, इसके अंदर हमारे कई सारे शब्दों को जोड़ा गया है, जब तब ऐसे शब्दों का यूज हुआ है और एक पूरा वाक्य हमारा आधा वाक्य दूसरे वाक्य पे हमारा आश्रित है। उस सारी चीज़ों को हटाकर हमें सिंपल वे में साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य बनाना है। साधारण को ही हम सरल वाक्य कहते हैं। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। यानी इसको हम साधारण वे में कैसे लिखेंगे, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। ठीक है, इसको हमने कितने सिंपल वे में बना दिया है ना। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। ठीक है, यहाँ पे हम ये ध्यान रखना, हम क्या अल्प जो हम विराम होता है हमारा कॉमा जिसको हम कहते हैं, ऐसे कॉमा यूज करते हैं किसके अंदर, मिश्र वाक्य के अंदर। बट साधारण वाक्य के अंदर ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट इसके अंदर हमारा एंड में पूर्ण विराम लगता है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है, कितना सिंपल लिख दिया इसको हमने। शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी वाक्य हैं, मिश्र वाक्य से हमें अगर संयुक्त में बदलना है या संयुक्त से मिश्र में, साधारण से मिश्र में, तो इसी तरीके से हमें ये सारी बातें याद रखनी होगी, कौन से शब्द को हमें बीच में रखना है और कौन से शब्दों को हमें हटाना है। ठीक है, तो जितने भी हमने ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर जो हमारा पत्र लेखन होता है, जैसे कि हमने हमारा वाक्य के अंदर जो भी हमारा पोर्शन होता है उसको हमने कवर करा, चाहे हमारा रचना के आधार पर हो, विराम चिन्ह होते हैं वो हो, चाहे हमारा शुद्ध अशुद्ध हो, उसको हमने कंप्लीट करा। अब आगे देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये तो हमारा होता है सार लिखना, कि हमें समरी लिखनी होती है। ठीक है, इसके अंदर होता है हमारा 15 क्वेश्चन जो होता है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, 250 से लेकर या 300 शब्दों के अंदर हमें निबंध लिखना होता है। अब निबंध आपको किस तरीके से लिखना है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कोई पॉइंट बनाओगे। जैसे आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, मेरा देश महान, मेरा प्रिय खेल, सत्संगति का महत्व, कोई अविस्मरणीय घटना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको उसमें से एक विषय पे, केवल एक ही विषय पे आपको 250 से लेकर 300 शब्दों के बीच में आपको पूरा ये निबंध लिखना होता है। अब निबंध किस तरीके से लिखते हैं, अब इसका पत्र की तरह तो कोई फॉर्मेट नहीं होता है किस तरीके से लिखना है। इसको आपको सिंपल क्या करना होता है, जो भी आपको पता है, जो आपके थॉट हैं, अगर दहेज प्रथा पे आता है, प्रिय खेल पे आता है, आपका कोई भी प्रिय खेल हो सकता है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, जो भी आपका प्रिय खेल है, आप उस खेल के ऊपर आप पूरा क्या कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो अच्छी तरीके से। यानी आपको जो निबंध है आपको पैरा में लिखना होता है। सबसे ऊपर आपको, जैसे आपने उत्तर लिखा, 15 लिखने के बाद आप क्या करोगे, जो आपकी हेडिंग है, का हेडिंग डाल के आप हेडिंग डाल दोगे अपनी, जो आपका शीर्षक रहेगा, या मेरा देश महान हो गया या मेरा प्रिय खेल होगा, आप यहाँ पे इसकी हेडिंग डाल दोगे। देन यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करोगे।
ठीक है, आपको छोटे छोटे पैरा बनाने हैं, तो वो बिल्कुल एक ही पेज में पूरा पैरा नहीं भरते जाना है, या ऐसा भी नहीं करना है कि एक एक पॉइंट डाला, दूसरा पॉइंट डाला, तीसरा पॉइंट डाला। ये गलती कभी मत करना निबंध लिखते समय, वरना एग्जामिनर क्या कर देगा, पूरा आपका निबंध कट कर देगा। आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैरा बनाने हैं, पैरा के अकॉर्डिंग आपको लिखते जाना है। जैसे मेरा देश महान, पहले आप देश के बारे में बताओगे कि देश हमारा भारत स्टार्टिंग से कितना महान रहा है, आज भी कितनी तरक्की कर रहा है, आगे क्या क्या होने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने देश के बारे में, महानता के बारे में उसके लिख देंगे। प्रिय खेल के बारे में बताएंगे, जिस खेल के बारे में लिख रहे हैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देंगे, फिर वो खेल क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने लोग उसको चाहते हैं, आखिर उस खेल में ऐसा क्या है, आखिर हमें क्यों पसंद है। तो ये सारी बातें आप अलग अलग पैरा में कर करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, दहेज प्रथा पे आता है, तो दहेज प्रथा क्या होती है, कब से चल रही है, इसको कौन कौन से ऐसे लोग रहे जिन्होंने दहेज प्रथा का विरोध करा है, क्यों बुरी है, आखिर इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है दहेज प्रथा को। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन भी बता सकते हो, अगर सॉल्यूशन देने वाला अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है निबंध के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है। अब आता है हमारा 16 क्वेश्चन, होता है हमारा भाव पल्लव करने के लिए। अब जो हम, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था सार प्रसंग व्याख्या, सार प्रसंग व्याख्या के अंदर आपका 3 पॉइंट आ रहे थे, प्रसंग, व्याख्या एंड विशेष। बट भाव पल्लव में ऐसा नहीं होता। भाव पल्लव का मतलब ही क्या होता है, किसी भी काव्यांश का पूरी एक लाइन दे दी गई है, उसका आपको भाव बताना है, इसके पीछे के जो भाव है ना, जिसके पीछे जो भाव छुपा हुआ है उसको अपने शब्दों में लिखना है। इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होगा, विशेष लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होगी, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, इसके पीछे का जो भाव है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, यानी जो बार बार अभ्यास करता है वो भी क्या हो जाता है, अगर वो बुद्धिमान नहीं है, जड़मित यानी जो चतुर चालाक नहीं है, वो भी क्या हो जाएगा, सुजान हो जाएगा, यानी चतुर हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। जो अगर जैसे क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर, जैसे रस्सी जब कुएं में बार बार आती जाती रहती है तो पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति बार बार एक ही काम को करने के लिए बार बार अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है, तो क्या होता है, वो उस काम में क्या बन जाता है, सुजान हो जाता है, यानी उस काम को करने के लिए कैपेबल हो जाता है, चतुर हो जाता है, उस सभी काम को समझने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको 16 क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। 17 जो क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर क्या है, हमें पत्र लिखना होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, बंदरों के कारण होने वाली परेशानी के बारे में किसी हिंदी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। आप पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र किस तरीके के होते हैं, तो पत्र का लिखने का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, क्योंकि चाहे हमारा पत्र हो गया, चाहे हमारा सार प्रसंग व्याख्या हो गया, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, एक ही क्वेश्चन को रट के चले जाओगे तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको वही क्वेश्चन दे। आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, आखिर उसको सॉल्व कैसे करना है आपको। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर मेरा देश महान ही ये वाला ही टॉपिक नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना, आपका दहेज के ऊपर आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि विज्ञान हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है या हानिकारक है। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक जो हमारे निबंध के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये सारे आपके मतलब कि उसके ऊपर होते हैं कि आप नॉलेज बेस्ड होते हैं कि आपको किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने थॉट लिखने होते हैं निबंध के अंदर, है ना। तो और भाव पल्लव के अंदर किसी भी काव्यांश के अंदर से कोई भी एक लाइन पूछी जा सकती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको भाव पल्लव कैसे करना है या सार प्रसंग व्याख्या करनी कैसे है। आप पत्र कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा पत्र होता है वो हमारे 2 तरीके के पत्र होते हैं, यानी 2 टाइप्स के हमारे जो पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा औपचारिक पत्र होता है, दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक। जो हमारा औपचारिक पत्र होते हैं और जो हमारा अनौपचारिक पत्र होते हैं, उन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि संपादक को पत्र लिखिए, तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये हमारा औपचारिक पत्र है कि अनौपचारिक पत्र है। उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट में लिखना होगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट क्या होता है, अलग अलग होता है। हमारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट अलग होता है और अनौपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र हमारा क्या होता है। तो जो हमारा औपचारिक पत्र होता है वो ऐसा पत्र होता है जो हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जिसको हम अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, यानी जो हमारे रिलेटिव में नहीं आते हैं, पर्सनली जिसको हम नहीं जानते, जैसे स्कूल या कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हो गए, ठीक है,
या हमारे कोई संपादक हो गए, किसी भी सरकारी विभाग के जो भी कार्यालय के जो भी आप कह सकते हो जो किसी पद पर बैठे हुए हैं, उस विभाग के हम अधिकारी को जब हम पत्र लिख रहे हैं तो वो हमारे चाचा, मामा जी, भाई, बहन ऐसे तो कोई नहीं है ना, हमारे रिलेटिव तो नहीं है वो, तो वो पत्र हमारे क्या उनसे होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंदर हम ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जैसे हमारे पिता हो गए या भाई हो गया, हमारे चाचा जी हो गए, बहन हो गई, हमारा दोस्त हो गया, मित्र हो गया, माता जी हो गए। ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। पत्र जो मुख्य रूप से आपसी संबंधों के लिए लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो जिनसे हमारे आपसी संबंध है, जिनसे हमारे निजी संबंध है, उन लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आप देखते हैं कि जो हमारा औपचारिक पत्र है, यानी जैसे कि हम जैसे किसी प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, किसी संपादक को लिख रहे हैं, किसी भी जो हमारे सरकारी अधिकारी को जो हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। अब जो हमारा संपादक है वो हमारा क्या है, सरकारी विभाग में काम करता है ना, जिसको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, हम ऐसे बंदे को पत्र लिख रहे हैं, तो उसको जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा हमारा, वो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख लिया है हमें, यानी हमें अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे परीक्षा भवन सेवा में। आपको जब भी औपचारिक पत्र लिखने के लिए आए तो आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, सेवा में से स्टार्टिंग करनी है। आप परीक्षा भवन से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आपका संपादक हो या दिल्ली जल बोर्ड हो, जैसे यहाँ पे प्रधानाचार्य दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेंगे और यहाँ पे हम कॉमा भी लगाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय। आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, GSKV है, जो भी आपका माइंड में उस समय स्कूल का नाम आ रहा हो, आप उस स्कूल का नाम लिख सकते हो। फिर आपको नई दिल्ली या जो भी है, मुंबई वगैरह, जो भी लिखने के बाद आपको उस दिन की दिनांक लिखनी होती है, यानी उस दिन की डेट लिखनी होती है। ठीक है, जो आप जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे हिंदी का, यानी 20 अप्रैल को, तो आप वो डेट लिख सकते हो। ठीक है, पत्र लिखते समय विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है। विषय के अंदर हमें क्या लिखना होता है, जिस विषय के ऊपर हमें लिखना है पूरा ये पत्र। हम पत्र क्यों लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को, हमें क्या मंगवाना है, खेल की सामग्री मंगवानी है विद्यालय के अंदर, तो खेल सामग्री मंगवाने हेतु पत्र। ठीक है, आप ही लिख सकते हो। हमें विषय इसलिए लिखना होता है क्योंकि औपचारिक पत्र जो है हम ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं जिनको हम जानते नहीं है पर्सनली, तो उनके पास काफ़ी सारे पत्र आते हैं, है ना, इतना सारा काम होता है। जब वो सरकारी विभाग के अंदर काम करें तो उनके पास काफ़ी सारा काम होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो कई बार ऐसा होता है ना कि वो पूरा पत्र पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता, इतना बड़ा पत्र जो हम लिख के देते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट क्या करते हैं, उस विषय को देखते हुए ही वो समझ जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ विषय में दम है, कि हाँ विषय अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा पत्र पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो जो भी हमने उनसे मांग करी या जो भी बोला है पत्र के अंदर, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो। इसलिए विषय यानी सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे औपचारिक पत्र के अंदर लिखना। ठीक है, श्रीमान से स्टार्ट करेंगे या महोदय से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से इसके अंदर लिखोगे, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है अगले महीने होने वाले जिला स्तरीय क्रिकेट मैच में क्या हो गई है, भाग लेने जा रही है, और हमारा पूरा प्रयास ये है कि जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारी जो टीम है प्रथम स्थान प्राप्त करे। तो इस तरीके से आपको बनाकर क्या लिखना होता है, पत्र लिखना होता है। लेकिन क्या है महोदय, हमारे खिलाड़ियों के पास क्रिकेट संबंधी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, इस कारण हम प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह जो है प्रैक्टिस जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द निवेदन है हम आपसे कि आप जल्द से जल्द संभव हो सके तो आप क्या करें, जितने भी क्रिकेट से संबंधित जो भी हमारे उपकरण होते हैं उन सबको उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम क्या कर सके, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके और स्कूल का जो नाम है वो ऊंचा उठा सके। ठीक है, तो धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य काखा गा। जब काखा गा आपको जब ही लिखना होता है जब आपका एक क्वेश्चन के अंदर नाम ना दिया गया हो। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे नाम दे दिया गया है, ठीक है, चाहे आपका नाम बोल दिया गया हो महिमा, पायल, पूजा, नेहा, इस तरीके अगर आपको नाम दे दिया जाता है या कोई लड़के का नाम दिया जाता है, जो आपका क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम लिखना होता है। अनौपचारिक पत्र के अंदर अगर एड्रेस भी दे दिया जाता है तो उसके अंदर वही एड्रेस लिखना होता है जो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो एड्रेस दिया गया है। आप जब वहाँ पर आप अपना एड्रेस नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ बता दी गई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें पत्र को लिखना होता है।
तो इस तरीके से जो हमारा औपचारिक पत्र है हमें सॉल्व करना होता है। दूसरा भी यहाँ पे आपको उसी तरीके से सॉल्व करने के लिए बताया गया है। बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को हमें पत्र लिखना है। किसी भी समाचार पत्र के जब हम संपादक को पत्र लिखेंगे तो वो हमारा औपचारिक पत्र होगा, क्योंकि हम किसी संपादक को जानते थोड़ी हैं, हम रोज रोज मिलते थोड़ी हैं, वो हमारे चाचा जी थोड़ी हैं, मामा जी थोड़ी हैं वो हमारे, तो उसको हम एक ऑफिशियल टाइप में पत्र लिखेंगे। ठीक है, उसी वही हमारा सेम फॉर्मेट रहेगा। विषय हमारा बस चेंज हो जाएगा कि जिस पे हम लिख रहे हैं, जो हमारी बस चालक जो है वो असावधानी से बस वगैरह चला रहे हैं, उससे कई दुर्घटना हो रही हैं, उसकी ओर हम ध्यान आकर्षित कराने हेतु पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें आप कैसे स्टार्टिंग करोगे? मैं आपका समाचार पत्र जो है, जो भी समाचार पत्र, आप कोई भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा हिंदुस्तान टाइम का नियमित पाठक हूँ, यानी मैं उसको रोज़ पढ़ता हूँ और आज मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से लोगों का ध्यान हमारे शहर में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो दो लाइन जो है आपकी एज इट इज़ सेम रहेंगी। ठीक है, बस जो आपका ये जो विषय है दुर्घटना वाला, वो जो आपका जो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, उस विषय को आपको यहाँ पे डाल देना है। और जो भी फिर प्रॉब्लम हो रही है जो दुर्घटना से कि असावधानी से वो बसें चला रहे हैं, बस ड्राइवर जो हैं, लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा घायल हो रहे हैं गांव के अंदर, सुरक्षित नहीं है लोग, क्योंकि दुर्घटना क्यों हो रही है? जो बस चालक हैं वो पी कर यानी नशे में या फ़ोन पे बात करते करते ही बस वगैरह चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो इस वजह से लोगों के मन में जो है भय जो है बढ़ता जा रहा है, खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। तो आप इस तरीके से बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, इतना अब हमें 12th क्लास में हम आ गए हैं, हमें इतना पता चल गया है कि हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखना होता है पत्र वगैरह को। तो आप बना बनाकर अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। देन इसकी एंडिंग आप उसी तरीके से करोगे, धन्यवाद भवदीय का खागा, है ना, इस तरीके से लिख के आप इसकी एंडिंग कर दोगे। तो हमारा जो औपचारिक पत्र होता है वो इस तरीके से करते हैं, और उसका फॉर्मेट जो होता है वो आपको याद रखना है। मेन आपको फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको किसी तरीके से भी एक पत्र का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, आखिर उसका फॉर्मेट क्या होता है हमारा। अनौपचारिक पत्र जैसे यहाँ पे बोला गया है, आप 381 गोविंद नगर बटाला के निवासी हरेंद्र हैं। अब यहाँ पे आपका नाम दे दिया गया है कि हम कौन है, हरेंद्र हैं। ठीक है, जो पत्र लिखने वाला कौन है, हरेंद्र है। अब यहाँ पे अपना नाम नहीं लिख दोगे जो अब आपका नाम है, आपको हरेंद्र ही लिखना पड़ेगा। आप अपने मित्र रमेश की बहन की शादी पर व्यस्त, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यानी व्यस्त होने के कारण उस शादी में हम जा नहीं पाए और रमेश को हमें एक बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, अब रमेश कौन है, हमारा मित्र है, उसकी बहन की शादी है तो उसके अंदर हम नहीं जा पाए हैं, तो इसलिए उसको पत्र लिखना है बधाई देते समय। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया गया है, हम कहाँ रहते हैं, 381 गोविंद नगर बटाला के निवासी हैं, तो आप कैसे लिखोगे, 381 गोविंद नगर बटाला। अब दिनांक आपका जो भी हो, महीना चल रहा हो, साल चल रहा हो, वो लिखने के बाद मित्र हमारा कौन है, रमेश है। फिर प्रेम लिख के बाद आप जैसे स्टार्टिंग करोगे, दीदी के विवाह का निमंत्रण पत्र समय पर मिल गया था, मैंने आने का कार्यक्रम भी बनाया था, किंतु अचानक कुछ काम आ गया मुझे, जिस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ या क्षमा चाहता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप। ईश्वर दीदी तथा जीजा के नव विवाहित जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करे, यानी उनके जीवन जो है सुख समृद्धि से भर जाए, मैं ये आशा करता हूँ या प्रे करता हूँ। हमारी दीदी बहुत अच्छी हैं, वह क्षण भर में किसी का भी मन मोह लेती हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी दीदी की हम तारीफ कर देंगे, क्योंकि हमें पत्र को बना बना कर लिखना है। जीजा जी तो सोने पर सुहागा हैं, मैं उनकी तारीफ सुन चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे सुन आएगा, यहाँ मैं सुन चुका हूँ और उनकी मीठी मीठी बातों का आनंद भी ले चुका हूँ। मेरा विश्वास है कि उनका जीवन आनंदमय होगा। इस अवसर पर आपको बधाई, माता पिता को भी मेरी ओर से बधाई देना। तो इस तरीके से हम अपना पूरा जो अनौपचारिक पत्र होता है वो ऐसे लिखेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना इसके अंदर हम किसी ऐसे बंदे को पत्र लिख रहे हैं जिसको हम जानते ही ना हो। हमने जो भी बातें लिखी हैं ऐसे लिखी एज अ फ्रेंड, है ना, जो हमारा फ्रेंड है, हमारा रिलेटिव है चाहे, तो उसको हम लिख रहे हैं, तो हम ऐसी बातें लिख सकते हैं, मीठी मीठी ऐसे शब्दों का हम औपचारिक पत्र के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा हरेंद्र, एंड में हम क्या लिख देंगे, तुम्हारा हरेंद्र। क्वेश्चन के अंदर हरेंद्र ही नाम बताया गया था। सेकंड, यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, घर में होने वाले किसी समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, जैसे आप यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, आप जगह का नाम, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बताया नहीं गया है, तो जगह का नाम यहाँ पे बताया गया था और पूरा एड्रेस दिया गया था, तो आपने पूरा एड्रेस लिखा। बट यहाँ नहीं दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो एड्रेस है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फिर आप दिनांक लिख दोगे, फिर आप प्रिय स्नेह जो भी आपका मित्र है वो लिखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मित्र वगैरह का नाम भी नहीं बताया, नहीं
पत्र लिखने वाले का नाम बताया है। तो इस तरीके से पूरा आप पत्र लिखोगे, फिर जो भी क्वेश्चन में बात बोली गई उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा पत्र बनाओगे। इसकी पूरी बॉडी लिखने के बाद तुम्हारा मित्र आदित्य, इस तरीके से आप अपना नाम लिख दोगे। नाम आप कोई भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला गया है। ये दोनों जो एग्जाम्पल थे हमारे किसके थे, अनौपचारिक पत्र के एग्जाम्पल थे। औपचारिक पत्र के ये वाले थे। तो जैसे हमने देखा इनमें मेन डिफरेंस एक क्या आता है, हमारा विषय। क्योंकि हमारा जो अनौपचारिक पत्र होता है उसके अंदर हमारा जो विषय होता है वो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम इसको किसको भेज रहे हैं, जो हमारे पर्सनली जिसको हम जानते हैं ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, तो वो तो हमारा पत्र पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बट जब हम किसी अधिकारी को पत्र भेजते हैं तो उसके पास काफ़ी सारा काम होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको विषय से पढ़कर ही वो क्या कर सकता है, अपना पूरा पत्र को समझ सकता है। तो इसलिए हम विषय लिखते हैं। उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया। आई होप जिस तरीके से पत्र लिखते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमें औपचारिक पत्र लिखना है और किस तरीके से हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है। दोनों का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है। और व्याकरण के अंदर जो जो पार्ट है हमारा वो किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। हम आगे देखते हैं हमारा 18 क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रारूपण किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषता लिखना है, या प्रारूपण क्या होता है। यह भी हमारा ग्रामर का पार्ट है, ये भी आपकी बुक के अंदर आपको दे रखा है। जो हमारा प्रारूपण होता है आप समझ लो एक पूरा हमारा रिपोर्ट की तरह होता है। जिस तरीके से रिपोर्ट हम लिखते हैं ना इंग्लिश के अंदर, जो कोई घटना घट गई है उसको हम जब बताते हैं या हमने वो अपनी आंखों से देखा उस पूरी घटना को, उसको व्यक्त करते हैं, तो वही हमारा प्रारूपण होता है। तो उसकी विशेषताओं को बताना है यहाँ पे। इसका पॉइंट हमारा क्या है, एक कक्षा में 54 छात्र हैं। हिंदी और अंग्रेजी में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सामूहिक बार चित्र से दर्शाइए, यानी हमें बार चित्र में इसको दर्शाना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका आता है एग्जाम के अंदर कि आपको बार चित्र बनाकर, आपको कुछ भी दे दिया जाता है क्वेश्चन और बोला जाता है कि उसको बार चित्र में दर्शाइए, यानी उसको हमें पूरा एक बार जो चार्ट होता है हमारा उसको बनाना होता है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पे बता रखा है, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है आपको प्राप्त अंक कि कितने अंकों में से कितने अंक जो है दिए गए हैं एग्जाम के अंदर। हिंदी अर्धवार्षिक यानी मिड टर्म के आपको दे रखा है, हिंदी वार्षिक यानी पूरा जो हमारा फाइनल टर्म होता है वो, और अंग्रेजी अर्धवार्षिक और अंग्रेजी वार्षिक। तो 15 छात्रों को क्या है 81 से लेके 100 के बीच में मार्क्स मिले हैं, और हिंदी वार्षिक में सिर्फ 17 छात्रों को मिले हैं, और अंग्रेजी अर्धवार्षिक के अंदर 3 ही छात्र को, और अंग्रेजी वार्षिक में से 7 ही छात्र को सिर्फ क्या मिले हैं 81 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो अब इसको क्या बनाना है, आपको एक चार्ट बनाना है, बार चित्र यानी बार चार्ट को मतलब बनाते हुए आपको इसको पूरा को फ्लो चार्ट में समझाना है। आप इसको फ्लो चार्ट में किस तरीके से समझाओगे, यानी जैसे जो प्राप्त अंक दे रखे हैं आपको यहाँ पर, उसको पहले आपको क्या लिखना है, एक साइड पे लिखना है, और जितने छात्र हैं उसका पूरा आपको एक क्या बना देना, इस तरीके से चार्ट बना देना। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है जो प्राप्त अंक है, पहले ये बताया है प्राप्त अंक यानी ब्लू वाली जो हमारी जितनी भी लाइन आएगी है उसको, इसके अंदर 81 से लेके 100 में जिसको मार्क्स मिले हैं वो उन स्टूडेंट को आपको दिखाएगा। और ऑरेंज जो है उसके अंदर क्या है हमारा 61 से लेके 80 के बीच में जिसके भी मार्क्स आए हैं उसको ये दर्शाएगा। 41 से लेके 60 के बीच में जिसको भी मार्क्स मिले हैं वो ग्रे वाले जो हमारा है उसको दिखाएगा। येलो वाला जो पार्ट है हमारा 0 से लेके 40 के बीच में जिसको मार्क्स मिले हैं उसको दर्शाएगा। सबसे पहले हिंदी अर्धवार्षिक को देखते हैं। हिंदी अर्धवार्षिक के अंदर हमारा सबसे पहला क्या था, 15 मार्क्स बताया था हमारा। ये हिंदी अर्धवार्षिक के अंदर जो 15 छात्र हैं उनको क्या मिले हैं, 81 से लेकर 100 के बीच में क्या मिले हैं, नंबर मिले हैं। तो हमने 15 पे जाकर इसको पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया। इस तरीके से आपको पहले तो देख लेना चाहिए, इस तरीके से हमें फ्लो चार्ट बनाना है, यानी बार चित्र बनाना है। ठीक है। ऑरेंज के अंदर क्या है हमारा 61 से लेके 80 के अंदर हमारे कितने स्टूडेंट रहे हैं हमारा, तो वो हमारा जैसे हिंदी अर्धवार्षिक के अंदर 18, और हिंदी वार्षिक के अंदर 21, अर्धवार्षिक के अंदर हमारे 25, और अंग्रेजी वार्षिक के अंदर हमारे 26 छात्र रहे हैं। तो उसको यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया गया है। जैसे पहले अर्धवार्षिक का है 18 हमारा, 18 हमारा कहाँ आएगा, 15 से कुछ ऊपर 20 से कुछ नीचे। तो हम पहले 5-5 की गैपिंग पे हम अपना यहाँ पे पूरा प्राप्त अंक के जगह पे ये वाली चीज़ लिख देंगे 5-5 के अंडर में। ठीक है। और फिर हम जैसे 15 लिखेंगे, 15 पे ये, फिर 18 था दूसरा, 18 पे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। फिर था हमारा क्या, फिर हमारा 19 छात्रों को मिले हैं 41 से लेकर 60। तो 41 से लेकर 60 मिले हैं। तो हम जिसको 41 से लेकर 60 में मिले हैं तो उसको हमने ग्रे से दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए। तो 41 से 60 में तो 19 नंबर आए हैं, तो 18 से ऊपर जाएगा थोड़ा, तो इससे थोड़ा बड़ा कर देंगे हम इसको। अब हिंदी वार्षिक के अंदर जिस तरीके से है
उसके अंदर क्या है, 17 छात्र को क्या मिले हैं, 81 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा इससे ऊपर 15 से ऊपर, 17 और 18 से नीचे, इस तरीके से दिखाया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा अपना फ्लो चार्ट बना लेना है, यानी बार चित्र जिसको हम कहते हैं वो बना लेना है। ये बनाने के बाद आपका 18 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे जैसे मैंने आपको बताया था 18 क्वेश्चन तक हमारा क्या होता है, हमारा पूरा खंड का होता है। ठीक है, खंड का को आपको पूरा सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। बट जो हमारा खंड खा जो होता है और जो हमारा खंड गा जो होता है, इसमें से केवल आपको एक ही को सॉल्व करना आता है, जो आपको अच्छे से आता हो, जिसके क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। हिंदी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या क्या व्याकरण आएगी वो मैंने आपको बताया, किस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आंसर किस तरीके से सॉल्व करने हैं इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। ये वाली वीडियो आपको देख लेनी है, जिसके अंदर हमने सभी चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखे हैं। और अगर आपको सार प्रसंग व्याख्या नहीं आती है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके लिए आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इस पूरे नोट्स जो हमने व्याकरण वाला जो पोर्शन करा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि आप इसको इस पूरी पीडीएफ को रीड आउट कर कर अपना एग्जाम अच्छी तरीके से लिख कर आ सको। पत्र लेखन किस तरीके से करते हैं, पत्र कौन कौन से होते हैं हमारे, आखिर हमारा औपचारिक पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, वो मैंने आपको बताया। इसकी भी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजें समझाई आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।